हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि है विविधता एवं भेदभाव के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि भेदभाव क्या होते हैं। यदि हम किसी समाज में ऐसे तबके के साथ रहते हैं जो कि हमसे अलग है या फिर हमसे अधिक संख्या में है, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। इससे हमें दुख होता है, इससे हमें अलग रूप से दिखाने का प्रयास किया जाता है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो संसार में मुख्य 8 धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं, यानी उनके मानने वाले यहाँ रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना विविध है, यानी कितना विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल भी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी और जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो भी। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो भाषाएं हैं वे मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। इसमें आगे बताया गया है यहाँ कि उन लोगों के साथ सुरक्षा एवं स्वस्थ महसूस होता है जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। यानी जो हमारी तरह दिखते हैं, वस्त्र वगैरह पहनते हैं, वह हम उनके बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि वह हमारी जो विचारधारा है उससे मेल खाते होंगे और वे हमसे सुरक्षित रहते हैं। यानी हम उनकी विचारधारा से मेल खाते हुए दोनों ही सुरक्षा का वातावरण स्थापित रहता है। अब आगे है पूर्वाग्रह। अगर आप देखो तो इसमें ही अर्थ निहित है, यानी पूर्वाग्रह यानी जो पुरानी सोच है उसके साथ हम आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है, जो कि एनसीईआरटी में, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बनाकर चलते हैं या हम अपने दिमाग में कोई ऐसा विचार या ठोट अपने दिमाग में गाड़ लेते हैं कि वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसे पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है वो विचार। ज़्यादातर यह विचार नकारात्मक होता है। जैसे कोई हम सोच लेते हैं, लोगों को आलसी या कंजूस नाम से पुकारते हैं। फलानी जात कंजूस होती है, यह आलसी होता है, तो इससे पूर्वाग्रह का हमें बोध होता है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें कि पूर्वाग्रह क्या होता है, अब मान लीजिए कोई अंग्रेजी भाषा बोलने वाला अच्छा व्यक्ति है, वो दूसरी भाषाओं से घृणा करेगा, यानी उसे दूसरी भाषाओं जो बोलते हैं व्यक्ति वे अच्छे नहीं लगेंगे, और जो दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं व्यक्ति वो भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी। इसमें भी ये बताया गया है कि उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी भाषा अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाओं को हम महत्व नहीं देते, तो अन्य भाषाओं बहुत ही नकारात्मक रूप ले लेती है। पूर्ण रूप से हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं देंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि धर्म के साथ जो लोगों के धर्म, विश्वास, उनकी चमड़ी, यह भी भेदभाव का और पूर्वाग्रह का ही एक पार्ट है, जिसमें हम उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से आते हैं वो, और जो वे अलग भाषा बोलते हैं, उनका पहरावा अलग होता है, उनके नृत्य वगैरह अलग होते हैं, तो हम उन्हें पूर्वाग्रह के शिकारी मानते हैं। अब मान लीजिए आप जो बिहार है, बिहार राज्य मान लीजिए, वो आप मानोगे कि पिछड़ा एक राज्य है। यूँ तो है नहीं कि वो पूरा ही राज्य पिछड़े वर्गों से भरा हुआ है। कुछ वर्ग ऐसे होंगे जो दूसरों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे होंगे, और कुछ वर्ग ऐसे होंगे जो उत्थान के लिए अभी अपने आप को निर्भर नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने समाज में एक करियर बनाना चाहते होंगे। इसमें यह आगे बताया गया कि जो लड़के और लड़की में भेदभाव, ये भी पूर्वाग्रह का शिकार है। अब मान लीजिए कोई लड़का है, उसे चोट लग जाती है तो उसे यह बताया जाता है कि तू लड़का है तो तुझे दर्द नहीं होगा, और इसके विपरीत जब लड़की को चोट लग जाती है तो उसे बताया जाता है कि वो अपने मन में एक भाव उत्पन्न कर लेती है कि वह एक लड़की है, और समाज का कोई भी तबका उसे यह नहीं बताता कि तुझे भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि सभी एक ही प्रकार के 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। इसमें भेदभाव भी बताया गया है। जैसे अब मान ले कोई व्यक्ति है, वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, तो हम मानेंगे कि हमारे माइंड में
सीधा सीधा लड़के के ऊपर जाएगा। वह नृत्य करने और चित्र में निपुण है, यानी हम मानते हैं कि लड़की होगी। वह उद्यमी है, यानी लड़का होगा। इसी प्रकार जो हमारे मन में पूर्वाग्रह की बात वो है विचार है, उससे ही हम दूसरे वर्गों का बंटवारा करते हैं। इसमें भी वही बताया गया है कि वह रोता है नहीं, वे रोते नहीं। तो हम देखते हैं कि यह गुण आमतौर पर लड़के या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब हम लड़के को मतलब कोई लड़का गिर जाता था तो उसके माता पिता उसे दिलासा देते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं। तो इससे उनके मन में एक जो विचार है वो गढ़ जाता था कि लड़के कभी रोते नहीं। और इसमें बताया गया कि हमें लगता है ये लगातार सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसी होती है। समाज जो हमें विचार देता है उससे ही हम आगे मतलब विकसित करते हैं, या हम उसे आगे परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। परिवहन जो दिमाग से विचार दूसरी जगह जाते हैं उसे कहते हैं। ये भी इसमें बताया गया है कि रूढ़िबद्ध विचारधाराएँ क्या होती है। इसके बारे में जब हम लोगों को एक छवि के रूप में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध विचारधारा कहते हैं या धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। मान लीजिए आप साउथ अफ्रीका जाओगे तो वहाँ के लोग अलग होंगे और अमेरिका के लोग वहाँ से अलग होंगे। अब मान लीजिए ये इंडिया है, ये अफ्रीका वगैरह, ये अमेरिका। जब आप यहाँ जाओगे, जब आपके साथ कोई व्यवहार, एक बंदा कोई भी व्यवहार आपसे दुर्व्यवहार कर देगा तो आपको ये लगेगा कि यहाँ के सारे व्यक्ति ऐसे ही होंगे। ये भी रूढ़िबद्ध विचारधारा है, यानी हम एक वर्ग का कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ कहता है तो हम उसे पूर्ण रूप से उसके पूरे वर्ग को दोषी ठहरा देते हैं। और जब हम कोई सफ़ेद चमड़ी वाला व्यक्ति है वो हमसे भला करता है तो हमें लगता है कि अमेरिका के लोग सारे भले हैं। तो ये हमारे मन में धारणा बन जाती है। अब आगे बताया गया है कि असमानता का भेदभाव, असमानता और भेदभाव के बारे में आपको मन में एक और विचार होगा कि मुसलमान के बारे में कि उनकी जो लड़कियां हैं वे पढ़ने में रुचि नहीं लेती। मुसलमान जो होते हैं वह अपनी बच्चों को स्कूल कॉलेजों में नहीं भेजते। इसकी वजह है उनकी गरीबी और जो वहाँ के क्षेत्र के है मतलब जो मुस्लिम एरिया के ज़्यादातर व्यक्ति हैं उनकी ये धारणा बनी रहती है कि वह पिछड़े हुए हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। उनमें से एक मुख्य कारण उनकी गरीबी भी है। प्राय एक डाटा कलेक्ट किया गया है जिससे जब हम देखें तो घर के आसपास में सरकारी स्कूलों या बस की सुविधा कर दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें से मुसलमान लड़कियां शामिल हैं। तो जो मुख्य कारण है इनके स्कूल ना जाने का वो है कि मुसलमान लड़कियां स्कूल में गैर हाजिरी का कारण है, धर्म नहीं है उनका, बल्कि गरीबी है। वे गरीबी के कारण स्कूल की शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। अब यदि हम बात करें भेदभाव के बारे में तो जो लोग आपको कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकेंगे या कुछ खास नौकरी है उन्हें करने से रोकेंगे, मोहल्ले में रहने से रोकेंगे या कुएं या हैंडपंप के पानी को नहीं लेने देंगे या उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो इससे हमें भेदभाव के बारे में पता चलता है। मान लीजिए कोई नौकरी है, कोई व्यक्ति इस नौकरी को प्राप्त करना चाहता है या फिर कोई दो आदमी इस नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक की बड़ी पहुंच है, एक की कोई पहुंच नहीं है, वो अपनी योग्यता के आधार पर ही इस नौकरी को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यह नौकरी नहीं मिलेगी। कारण है उसकी दूसरे व्यक्ति की बड़ी पहुंच। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने असमानता का रूप देखा है और वह उस पृष्ठभूमि से अलग है। अब बात करें दलित के बारे में। दलित शब्द का क्या अर्थ है? तो दलित शब्द का मतलब होता है नीचे कही जाने वाली जाति है ये एक, और इसका जो शब्द है अछूत है। और इसे जो पसंद मतलब जो ब्राह्मण के टाइम था
तो उस समय इस जाति को सबसे नीचे रखा जाता था। दलित का अर्थ यह भी होता है कि दबे और कुचले हुए लोग। जो समाज में सबसे ज़्यादा दलित थे वे मार जाति के थे, और मार जाति से संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसमें। और जो कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण की वजह से कि उन समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि गरीब है और उसके पास ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो वह इस आधार पर भेदभाव कर जाते हैं कि ऐसे में दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी एक तो विविधता का रूप और एक असमानता का। विविध हो गया धर्म से, और जो असमान है वो है जाति से। तो इससे वो समाज में दोहरी पिछड़ेपन की नीति का शिकार हो जाता है। भेदभाव के बारे में बात करें, भेदभाव का सामना करने पर क्या हुआ, तो इसमें बताया गया है कि जो पढ़ाई करने में, पढ़ना, बर्तन मांजना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि लेकिन ऐसे काम जो दूसरे मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया गया है। इसलिए इन कामों को करते हुए इन्हें गंदा या अपवित्र माना जाता है। जो जातिगत व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है कि वो एक सीढ़ी की तरह काम करती है। हमने शूद्र वगैरह के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री की क्लास में कि पहले 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसी प्रकार ये सीढ़ी का रूप है। सबसे ऊंची जाति होती है वह सबसे ऊपर होती है, सबसे नीची जाति नीचे होती है, और जो मध्य की जाति होती है वो मध्य में रहती है। यह आकार के रूप में बताया गया है कि एक सीढ़ी नुमा है वो। और जो भेदभाव का सामना भीमराव अंबेडकर जी ने 1901 में हो गया था, जब वह केवल 9 साल के थे। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनका जो वह मार जाति से संबंधित थे, वह अछूत मानी जाती थी जाति। वह अपने जो जाति है उसमें पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने हिंदू धर्म में ज़्यादा कुरीतियों के कारण उन्होंने ऐसे धर्म को ढूंढना चाहा जो सभी समानताओं पर आधारित हो। वो धर्म था बौद्ध। उनका मानना था कि दलित को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य ही लड़ना चाहिए। ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। यह कहानी है जो स्टेशन पर ये अंबेडकर जी उनके भाई थे। जब यह स्टेशन पर गए थे तो इनके साथ भेदभाव हुआ था कि इन्हें जब इनकी बढ़िया लत्ते पहराव वगैरह से देखा गया तो ये ब्राह्मण जाति से संबंधित लग रहे थे कि ये ब्राह्मण जाति के बच्चे हैं। और जब स्टेशन मास्टर ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो इनसे मुंह से एकदम निकल गया कि यह मार जाति से संबंध रखते हैं। और बम्बई प्रांत में यह जाति अछूत मानी जाती थी। उनको एकदम धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए कि ये तो अछूत बच्चे हैं। तो इन्होंने पहले जब ये 9 साल के थे इन्होंने भेदभाव का रूप देख लिया था। आगे बताया गया है कि समानता के लिए संघर्ष क्या क्या हुआ है। ब्रिटेन शासन की आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उनमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतें, जनजातीय लोग और किसानों ने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। उन्होंने जब ब्रिटिश शासन काल था तो उन्होंने जो पिछड़ी जाति के वर्ग था, औरतें थी, जनजाति लोग थे, किसान थे, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए और गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ
और राष्ट्र बना तो वहाँ के जब नेता ही बने थे इंडिया के पहले जितने भी, उन्होंने समाज में फैली असमानता के ऊपर विचार किया और संविधान में इसे ख़त्म करने के लिए कुछ प्रावधान भी किए। जैसे आज SC ST हो गया, इनके लिए अलग वो बना रखा है, कोटा बना रखा है। इनमें हर चीज़ में कटौती दी गई है, नौकरियों में। ऐसा ही इसमें बताया गया है कि कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से बने थे, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टियों और लक्ष्य रखे जिनसे भारत के सभी लोग बराबर माने जाएं। समानता को अहम मूल्य की तरह माना गया, जो सभी के लिए एक भारत में रूप में जोड़ती हो, यानी सारे एक ही छत के नीचे रहें और सारे मिलजुल कर रहें। इसमें आगे बताया गया है, इसे कानून के रूप में दिया गया है। जो असमानता थी उसे कानून के अंतर्गत लाया गया। यदि कोई असमानता करता हुआ व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कानूनी जुर्म है। इन सब के अलावा संविधान ने भारत में सरकार पर यह भी जिम्मेवारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्य विचारधारा से अलग थलग पड़े व्यक्तियों को असमानता से अलग करे और समानता के अधिकार का फ़ायदा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। यदि हम संविधान के बारे में बात करें, संविधान के लेखकों ने यह कहा था कि विविधता की इज्जत करनी चाहिए, उसे मूल्यवान मानना चाहिए। समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यानी जब अलग अलग रंग मिलकर एक रंग जो कि मतलब दिखने में भी अलग हो, अच्छा लगे। जैसे भारत में विभिन्न धर्म है, जाति है, भाषाएं हैं, नृत्य हैं, क्षेत्र है, ये सभी मिलकर एक समृद्ध भारत बनाती है, एकता के सूत्र में इसे पिरोती है। यानी सबके असमानता के होते हुए भी समानता स्थापित है और वो सभी के मन में है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार धर्म को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। यानी कोई भी भारत का धर्म कोई मुख्य नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा और जो राष्ट्रीय धर्म है वो भी नहीं होगा। जहाँ लोगों ने बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन किया और दूसरों के धर्म का सम्मान किया। इसमें आगे बताया गया है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तव जीवन का हिस्सा बन गया। सच्चाई माने इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलनों और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में बहुत ज़रूरी है। यानी आज भी असमानता स्थापित है भारत में। इसके लिए लोगों को निरंतर प्रयास करना होगा कि सभी को समान रूप मिले और सभी को समान अधिकार मिले। तो आज की वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो केवल आपको लाइक करना है। और यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में यदि कोई आपको दिक्कत आई हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या फिर कोई आपको ऐसी बात लगी हो कि सही नहीं हो, तो उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। और हमने जो इससे पहले जितनी भी वीडियो बनेगी, मतलब आगे जो बनेगी और जो पिछली वीडियो थी उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।